कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया और बिंदास होंगे। दोस्तों, ये हमारी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का टॉपिक वाइज हम लोग पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसमें ये हमारी दूसरे सेट्स है। एक सेट हम लोगों ने कर ली है। अब आपको पता है कि हम हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को संविधान संबंधी जो प्रैक्टिस सेट्स है लाते रहते हैं। तो चलो देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या है। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन था जो मैं आपके होमवर्क के लिए दिया था ना, कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो मैंने बोला था ये जो उपाध्यक्ष लिखा है यहाँ पे आप वाइस प्रेसिडेंट कर लेना इंग्लिश में, क्योंकि एक बार एसएससी में ऐसे ही आया था। यहाँ पे उपाध्यक्ष लिखा था लेकिन ब्रैकेट में वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप इंग्लिश वाला देखोगे तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट था। तो इसका आंसर वाइस प्रेसिडेंट ही है। अभी तक मुझे नहीं लगा कोई दोस्त ने अभी आंसर इसका दिया था। ठीक है, तो बस आगे आज का क्वेश्चन देखते हैं और आप आंसर दोगे। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है? आप बताओगे। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360। संवैधानिक आपातकाल किसके तहत लगाया जाता है? आप कमेंट करो। तो दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। भारत में जो संवैधानिक आपातकाल है 3 आर्टिकल्स तहत लगाया जा सकता है। एक 352, एक 356 और एक 360, तीनों के तहत लगाया जाता है। 352 में जो बताया गया है कि यदि कभी यहाँ मतलब अपने देश में कभी युद्ध हुआ या वायु आक्रमण हुआ या सशस्त्र विद्रोह हुआ, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है पूरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, जिसको आर्टिकल 352 के तहत रखा जाता है। 356 में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी राज्य में अगर वहाँ पे कानून व्यवस्था भंग होती है, सरकार वहाँ पे संभालने लायक नहीं होती है, तो वहाँ पे आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन 356 को। ठीक है, और 360 है जब कभी भी ऐसी स्थिति आए कि वित्तीय आपात आ जाए, इसे बोलते इसमें वित्तीय आपात ही बोला जाता है। मान लो कभी ऐसा स्थिति आए कि पूरी मार्केट क्राइसिस आ जाए चारों तरफ, तो इंडिया में मान लो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए, जैसे श्रीलंका में हुआ था ना, पैसे की प्रॉब्लम्स हो जाए, जैसे बताया मार्केट पूरी तरह क्रैश हो जाए, तो उस स्थिति में आपको आर्टिकल 360 लगाई जाती है। ठीक है, अब देखो जो 352 है ये अभी तक इंडिया में 3 बार लगाया जा चुका है। मैंने बोला है दोस्त आप लोगों से, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो पॉलिटी वोल्टी, तो आप अपना एक कॉपी और पेन लेके बैठा करो, मैं जो बोलता हूँ उसको नोट्स करते रहो। ठीक है, ये आपका पूरा सार रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो 352 अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है इंडिया में। कब कब आपको पता है? एक हुआ था 1962 में इंडिया और चाइना युद्ध, जब ये युद्ध हुआ था उस वक्त पहला बार क्योंकि युद्ध हुआ। दूसरी बार 1971 में। ये 1971 का युद्ध घोषित नहीं था, ये अघोषित युद्ध था पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें बांग्लादेश को अलग किया गया था। तो ये हो गया था 1971 में। फिर एक समय आया था 1975, जिसमें इंदिरा गांधी ने ये 352 लगाया था। हाँ 352 लगाया था। अब उन्होंने जो लगाया था, तो पहले आप देखो अगर 352 में जो मैं कंडीशन बताया, 3 कंडीशन भी लगाया जा सकता है। एक युद्ध की स्थिति में, एक वाह्य आक्रमण की स्थिति में, एक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। लेकिन जब कानून बना था तो जो सशस्त्र विद्रोह है इसके स्थान पर लिखा गया था आंतरिक अशांति। तो इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के ही अनुसार इस पे 352 धारा लगाया था पूरे स्टेट में, और ये 2 साल तक चली थी। आपको पता है इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। इसके बाद इलेक्शन हुआ 77 में, 1977 में, जिससे सरकार बदल गई। 1978 में मोरारजी देसाई साहब आए, उन्होंने संविधान का 44वां संविधान संशोधन लेके आए, जिसमें उन्होंने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द डाल दिए। तो आप देखो इस पर पूरा निसार हमने बताया क्या क्या हुआ। ठीक है, 352। अगर आपको अभी भी आपके पास कोई शंका है तो आप नोट्स बनाते रहो। 356 आपको पता है बहुत जगह अभी भी लगते रहते हैं, जहाँ पर स्थिति खराब होती है वहाँ पर लगा दिया जाता है। और 360 अभी तक तो भगवान का शुक्रिया है कि इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि वित्तीय आपात कभी आई हो। तो अब आपको पूरा इसका ताम झाम पता हो गया, इसका आंसर देना। तो यहाँ देखो 2 है, एक 56 भी सही है, 360 भी सही है।
लेकिन आपको प्रायिकता देनी है 356 को, क्योंकि अगर यहाँ पे वित्तीय आपात लिखता तब आप 360 देते हैं। वित्तीय आपात नहीं लिखा है, लिखा है खाली संवैधानिक आपातकाल, तो आपको 356 पे प्रायिकता देनी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा डॉट के भीतर समर्थन देना जरूरी है। तो आप आंसर बताएं, 1 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 3 माह के भीतर है, 1 माह के भीतर, 1 साल के भीतर, सॉरी पहला। देखो आपका आंसर अब तक दे चुके होंगे। अब इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ डिटेल्स में। देखो, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो उसको जैसे घोषणा जब करेगा तब तो लागू हो जाएगी, लेकिन कंडीशन है कि जो 1 माह जिस दिन से घोषणा करेगा उससे 1 माह के भीतर उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से वो बिल पास कराना पड़ेगा, ठीक है, कि आपातकाल लग चुकी है। अगर दोनों जगह से बिल पास हो गया 1 महीने के भीतर तो वो 6 माह तक आपातकाल तक को लगा सकता है, 6 माह के ऊपर, तब उसके बाद नहीं जा सकती, उसके पहले भी हटा सकता है। लेकिन अगर 6 माह के आगे भी आपको चलाना पड़ता है तो आपको फिर से संसद में से इसको पास करना पड़ता है, मतलब हर 6 माह के बाद आपको संसद से पास करा के इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। तो क्या आया कि संसद से कितने समय में पास कराते हैं, 1 माह के भीतर। जब उद्घोषणा होगा तो 1 माह के भीतर उनको संसद से पारित कराना होता है। एक बार पारित कराने के बाद वो 6 माह तक अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया, ऑप्शन आपका डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला अगर बात कर लें, आगे यह क्वेश्चन मेरा, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। अब देखो, वित्तीय आपात के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। वित्तीय आपात जो होती हैं, ये आर्टिकल 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। पहले चरण में जब उद्घोषणा होता है तो पहले चरण में 2 माह तक परिवर्तन में रहती है। पहले 2 माह तक इसको हम चला सकते हैं, मतलब ये चलता रहता है। लेकिन यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है 2 माह के भीतर, तो यह अनिश्चित काल तक, जब तक स्थिति सुधर न जाए तब तक इसको लगाए रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। यदि संसद द्वारा अनुमोदन नहीं हुआ तो ये 2 माह में ही अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार अनुमोदन हो गया संसद द्वारा तो ये जब तक राष्ट्रपति इसको वापस नहीं लेगा तब तक ये वित्तीय आपात प्रचलित लागू रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर ऑप्शन है वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। आप लगाओ, कोई अधिकतम सीमा नहीं, जब तक स्थिति सुधर न जाए, ठीक है। इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। देखो, अगर आपने अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाए जो भी बताएं आपने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, तो आपको एक क्वेश्चन इसका जवाब आप दे लोगे। तो बताओ क्या है, कितनी बार लगाया गया है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, जबकि वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार कौन कौन बताया था, एक 1962 जब चाइना युद्ध हुआ, एक 1971 जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ जो अघोषित युद्ध था, एक 1975 जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी ना, किसके संबंध में, उसका नाम क्या था, आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है, जिसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा बदल कर क्या कर दिया गया, इसको सशस्त्र विद्रोह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, इसको जरूर नोट कर लेना कि कब आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लागू किया गया, संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 में। उस समय सरकार मोरारजी देसाई साहब की थी, ठीक है। तो ये हो गया, 3 बार लगाई गई। इसका आंसर तब कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर दोस्त अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में कौन है। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। वैसे सब इम्पॉर्टेंट ही है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सबको पता है कि 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार है तो उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगाई। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगाता कौन है, ये राष्ट्रपति लगाता है। तो वो जाके राष्ट्रपति से बोली, राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। अब
जब राष्ट्रपति से बोले तो इसमें राष्ट्रपति का फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस वक्त राष्ट्रपति था कौन जो उनकी बात में आया। तो उसका नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति उसमें कौन था? फ़खरुद्दीन अली अहमद 1975 में राष्ट्रपति थे। इन्हीं ने घोषणा की। इनका जो है 75 से 77 तक, इंदिरा गांधी जो थी इनकी 75-77 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और फ़खरुद्दीन अहमद अली का जो समय था 74 से लेकर 77 तक यहाँ पे राष्ट्रपति थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? आपको पता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। अध्यादेश एक ऐसा आदेश होता है जिसको राष्ट्रपति बस मुंह से बोल देता है तो वो कानून बन जाता है, लेकिन उसका कुछ नियत समय होता है ना कि 6 महीने के तक चलता है। अगर आपको 6 महीने उसको कानून बनाना है तो 6 महीने के भीतर दोनों सदनों से पास कराना पड़ता है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है? अध्यादेश को राष्ट्रपति भी लागू कर सकता है इंडिया में, और राज्यपाल भी। राष्ट्रपति जो अध्यादेश लागू करेगा वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलेगा, लेकिन राज्यपाल जो अध्यादेश लागू करता है वो एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अगर अध्यादेश लागू करता है, इसे बोलते हो राष्ट्रपति ना, इसको बोल देते हैं राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जो लागू करेगा वो इस तरह से याद करो, 1 2 का 3, 1 2 का 3 राष्ट्रपति लागू करेगा, 1 2 का 3, 1 2 को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा ना। राष्ट्रपति इसके थ्रू लागू करता है। आपका क्वेश्चन नंबर ए सही है। लेकिन अगर राज्यपाल पूछा जाए, राज्यपाल किस आर्टिकल थ्रू अध्यादेश लागू करता था? राज्यपाल 2 1 का 3, 2 1 का 3, 2 में 1 जोड़ो 3 आ जाएगा। आपको पता ही हो दोस्त, जो संसद है हमारा आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है, तो इसके भीतर जितने भी आएंगे आर्टिकल्स वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित आएंगे, और 152 से लेके बाद में जितने भी आएंगे स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे। तो ये 1 2 का 3 आपका राष्ट्रपति इसके तहत अध्यादेश लागू करता है, मतलब 123 1 2 के 3 आर्टिकल तहत, राज्यपाल 2 1 के 3 आर्टिकल तहत अध्यादेश लागू करता है। आई होप आप एक क्वेश्चन का समझ, देखो यहाँ पे राज्यपाल वाला भी आर्टिकल दिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग कि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। किसकी स्वीकृति की प्राप्त होने के बाद संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? बताओ फटाफट, ये सवाल जवाब आप दे सकते हो। तो देखो, अगर कोई भी कानून बनता है, कोई अधिनियम अगर कानून बनता है, उसके लिए 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले उसको लोकसभा और राज्यसभा इन 2 जगह से पास कराया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की साइन, तो लोकसभा से पारित किया जाता है, राज्यसभा से पारित किया जाता है, फिर राष्ट्रपति की साइन। ये तीनों कंडीशन अगर हो जाता है तो हमारा क्या, कोई अधिनियम कानून बन जाता है। तो लास्ट में आपका साइन राष्ट्रपति करता है तभी बनता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आंसर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। बताओ, निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? पहला ऑप्शन है भारत के समेकित निधि से, दूसरा केंद्र सरकार का अनुदान, तीसरा संघ सरकार को सहायता निधि, चौथा है आकस्मिक निधि। अब आप बताओगे इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि भारत की समेकित निधि, केंद्र सरकार का अनुदान, संघ सरकार की सहायता निधि, इन सब के लिए जब राष्ट्रपति पैसे अगर इन सब से निकालना चाहेगा तो उसको संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा है जिसमें आकस्मिक निधि, ये स्पेशल राष्ट्रपति के लिए होता है। राष्ट्रपति इसको अपने व्यय के लिए ही यूज कर सकता है। तो इससे अगर इससे वो धन निकालता है तो संसद से अनुमोदन नहीं लेना पड़ता है। तो यही ऑप्शन आपका सही है कि राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्च के लिए आकस्मिक निधि से अपने हिसाब से धन निकाल सकता है बिना संसद के अनुमति के। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आया था आपका 2017 में, SSC CHSL का था, 2017 में आया था। तो उस वक्त जो सबके यहाँ चल रही थी वेतनमान यही था कि राष्ट्रपति का उस वक्त
1.5 लाख रुपये था, और जो उपराष्ट्रपति थे उनका 1 लाख रुपये था। ऐसे वेतन था, लेकिन वर्तमान स्थिति बदल चुकी है। उसके बाद से बीच में संशोधन हुआ। अब राष्ट्रपति जो है इसका वेतन आप कहीं नोट कर लो, 5 लाख रुपये है राष्ट्रपति का। और जो उपराष्ट्रपति हैं ना, उपराष्ट्रपति, इनका वेतन आपको 4 लाख रुपये हो गए हैं। और जो राज्यपाल हैं इनका वेतन 3.5 लाख रुपये हो गए हैं। और अगर प्रधानमंत्री हैं तो इनका वेतन 2,80,000 रुपये हो गए हैं। तो आप प्रति माह, ये प्रति माह की वेतन है, तो आप इसको चाहो तो कहीं पे आप आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावी करने वाले विधायकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो अगर कराधान के विधेयकों के लिए सबसे पहले किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी? ऑप्शन आपके पास है, आप इसका आंसर दे सकते हो। केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों आपका यह ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों हम पॉलिटी के आपको करीब 50 क्वेश्चन का वादा किए हैं कि 50 सेट्स आपको लाऊंगा। हर सेट्स में आपका करीब 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप देखो तो आपका 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, प्लस हर क्वेश्चन पे हम लोग इतना डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं कि एक करीब 1000 क्वेश्चन जो है 4 से 5000 क्वेश्चन का आपका काम करेगा। इतने में आपका पॉलिटी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की एनटीपीसी कर रहे हो, या ग्रुप डी की, या फिर किसी स्टेट एग्जाम की, या यूपीएसआई का, इस सब के लिए बेस्ट होगा। और खासकर यूपीएसआई में तो इसमें 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए रामबाण साबित होगा। और इसमें जितने भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों, आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर से ला रहे हैं, तो आप इतना त्वरा कर ही दो। चलो इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसके सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसके पास है? कोई भी व्यक्ति है, यदि उसको सजा हुई तो सजा को कम करने या सजा को ख़त्म करने, ये सब की पावर किसके अंदर में दिया गया है कि उसको दिया जा सकता है, संसद को छोड़ के भाई। ठीक है, तो ये शक्ति राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति को एक पावर मिलता है आर्टिकल 72 के तहत। राष्ट्रपति किसी को भी, अगर कोई दंडित व्यक्ति है, मतलब जिसको जेल भी हो गया, तो उसको भी क्षमादान दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर उसको फांसी भी लगने वाली होती है तो उस फांसी को भी माफ़ कर सकता है, रोक सकता है, या फिर जो जेल में कोई बंद है तो उसकी अवधि को भी कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज़ को बुलाने का संकेत क्या है? एयर इंडिया 1, एयरफोर्स 1, कोड ईगल, फ्लाइट 101। इसका जवाब आप ज़रूर दोगे। तो दोस्तों आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका जवाब होगा एयर इंडिया 1। देखो, या तो एयर इंडिया 1 बोल लेते हैं, या इसको बोलते हैं AI-1 के नाम से भी बोला जाता है, AI-1, या इसी को बोल लेते हैं AIC001। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी बोला जाता है। अब आपको पता है इंडिया में जितनी भी VIP उड़ानें होती हैं उनको संचालन करने वाला इंडियन एयरफोर्स होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को बुलाने के लिए चाहे एयर इंडिया 1 बोल लो, या AI-1 बोल लो, या AIC001, तीनों नाम यूज किया जाता है ना, तीनों एक ही चीज़ है। अगला हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? अब इसका सवाल, ये तो बहुत आसान है, इसका जवाब शायद आई होप आप दे दोगे ना। चलो दे ही लेते हैं। देखो, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, आपको पता है तीनों क्या थे? भारत के PM थे ना। तो अब CM को अभी तक इंडिया में भारत के राष्ट्रपति PM नहीं बने हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखो, ये तीनों भारत के PM थे। तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहला राष्ट्रपति। इन्हीं को अभी तक सबसे हाईएस्ट समय तक, मतलब 2 बार चुने जाने का अवार्ड है। 10 सालों तक लगातार राष्ट्रपति थे। और इन्हीं का
जो वाइस प्रेसिडेंट थे इन्हीं समय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी 10 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहे और इनके बाद ही सन 64 में वो प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन नहीं थे? आप बताओगे। आर के नारायण, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, कौन हुए हैं? तो इसका सही जवाब, ये तीनों लोग भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। सही जवाब इसका होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या थे? भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी की जब मृत्यु हो गई थी तो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक भारत के पीएम थे। ठीक है, तो ये भारत के उसमें पीएम थे। बाकी तीनों लोग अलग अलग समय में भारत के राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल क्या था? 2007 से 2012, 2002 से 2007, 1997 से 2002, या कोई नहीं? ये जवाब तो आप दे दो यार। ये क्वेश्चन भाई CPO-SI का है, 2016 में आया था। ठीक है, तो देखो जो अब्दुल कलाम साहब थे इनकी कार्यकाल 2002 से 2007 तक थी। आपको पता था उसमें सरकार थी भाजपा का, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बस इसमें यही बता था। आगे पढ़ते हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? 13वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम या रामनाथ कोविंद? देखो, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, बस आगे बढ़ लेते हैं। अभी आपका जो राष्ट्रपति है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू साहब। इसके पहले कौन थी? इसके पहले थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल था 17 से 22 था। अब जो वो आए द्रौपदी मुर्मू, उनके 22 से 27 तक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य को अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? 10वीं सूची में आपको पता है दल बदल संबंधी कानून है। तो इसमें अगर कोई दल बदलता है तो उसकी अयोग्यता मतलब योग्यता को अयोग्य मतलब उसको घोषित भी किया जा सकता है। तो ये इस मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो आपको पता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष। इस अध्यक्ष के मतलब हो गया आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो यही होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। इन सब बातों पर निर्णय लेता है, वही किसी को योग्य अयोग्य घोषित कर सकते हैं। आपने देखा होगा बीच में इन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से फिर से उन्होंने कोर्ट में गए और वहाँ से उनको योग्यता मिली। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आप अगर करंट से अपडेट रहोगे तो मिल जाती हैं। अगला देखो, संसद के दोनों सदनों को बुलाने के लिए शक्ति किसके पास है? संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? अब बताएं। तो दोस्तों, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 108 के तहत इस संयुक्त बैठक के लिए बुलाते हैं लोगों को, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने का जो शक्ति है वो इन्हीं को मिला है। ठीक है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं कहता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि भारत के राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करते हैं। बाकी मैं इसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तब तक अपना ख्याल रखना। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। अभी नए नए चैनल्स है तो आपके सपोर्ट मेरा मनोबल बढ़ाएगा। इससे मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।